नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 95 को लेकर। द एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूं। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही द एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा होने वाला है, आपका ये मंथ कैसा होने वाला है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शुरुआत में ही 2 प्लेलिस्ट का लिंक देखने में मिलेगा। उन दोनों ही प्लेलिस्ट के लिंक को एक बार अवश्य ही चेक कर लीजिएगा ताकि आप जान सकें कि आपका आने वाला भविष्य कैसा है और क्या उपाय आपको करना चाहिए जिससे कि आप अपने इस जीवन को और श्रेष्ठ बना सकें। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज के इस कार्यक्रम का जो पहला प्रश्न है ये ढोलकिया कुंजन जी का है। इन्होंने पूछा है कि मेरी कुंडली में सूर्य, मंगल, बुध, शनि है 9th हाउस में, क्या रिजल्ट मिलेगा? देखिए, नवम भाव में सूर्य, मंगल, बुध और शनि का होना, सबसे पहले तो नवम भाव में सूर्य का होना तो अच्छा माना जाएगा क्योंकि नवम भाव में सूर्य कारक हो जाते हैं। अब सूर्य और मंगल की युति यहाँ पर बनी है तो ये पराक्रमी योग का निर्माण कराएगी और इन दोनों ही ग्रहों की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा, आप पुरुषार्थी होंगे और आपको आपके पुरुषार्थ से, आपके एफर्ट्स की वजह से आपको आपके भाग्य का साथ मिलने वाला है। बट देखना होगा कि मंगल यहाँ अस्त ना हो। सूर्य और बुध की युति भी बुधादित्य योग है, आप जानते हैं इसको, व्यक्ति को बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण बना देती है और बुध और मंगल की युति भी गणितज्ञ योग होती है। बट परेशानी क्या है कि सूर्य, मंगल और बुध के साथ में शनि भी बैठे हुए नवम स्थान में। अब नवम भाव में अगर शनि बैठे होंगे तो कुछ सूत्र जो है वो लागू होंगे। पहली चीज तो नवम भाव में अगर शनि है तो व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ धीमी गति से प्राप्त होता है। अब शनि मंगल की युति है तो यहाँ पर विस्फोटात्मक स्थिति भी बनेगी, तो पिता को कष्ट, पिता से संबंधित परेशानियां या पिता की वजह से परेशानियां या पिता के स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती हैं, पैरों में चोट इत्यादि लगने की शिकायत आपको देखने में मिल सकती है। सूर्य और शनि की युति होने के चलते पिता के साथ में भी संबंध खराब हो जाते हैं। पिता और जो पुत्र है या पुत्री की मान लीजिए, तो एक साथ एक घर में अगर रहते हैं तो उनके बीच में बहुत ज़्यादा कलह की स्थिति निर्मित हो जाती है। सूर्य और शनि की युति में सूर्य का बल घट जाता है तो कहीं ना कहीं फिर आत्मविश्वास की भी कमजोरी देखने में आएगी। तो इन सभी प्लैनेट्स की डिग्री को देखना होगा, उसके बाद में एग्जैक्ट फल कथन क्या होना चाहिए वो देखने में मिलेगा। बाकी जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उतनी चीज़ें तो आपको देखने में मिलेगी ही। सूर्य का 9th हाउस में बैठना आपको धार्मिक बनाएगा और शनि का 9th हाउस में होना आपको धर्म के मामले में तर्क और वितर्क करने वाला भी बना सकता है। अब किस ग्रह का बल ज्यादा हो रहा है ये डिग्री के आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि कौन सा ग्रह एक दूसरे ग्रह से कितनी दूरी पर बैठा हुआ है। अगला प्रश्न भी इन्होंने लिखा है कि 5 ग्रह वर्गोत्तम हो तो सर गुरु, मंगल, शनि, केतु और राहु इनके वर्गोत्तम है। तो अच्छी बात है ये, अगर गुरु, मंगल, शनि, राहु और केतु वर्गोत्तमी है मतलब ये ग्रह जन्मांक और नवमांश में एक ही राशि में बैठे हैं, फलतः इनको कहीं ना कहीं षड्बल में बल की प्राप्ति हो रही होगी। और यदि कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाए तो वो बाध्य होता है शुभ फल को देने के लिए। नवमांश आपकी जन्म कुंडली की आत्मा को प्रदर्शित करता है, तो जिस राशि में जन्मांक में अगर कोई ग्रह बैठा है उसी राशि में यदि नवमांश में हो जाए तो उस के वर्गोत्तमी होने के चलते उस ग्रह के कारकत्व से संबंधित आपको लाभ देखने में अवश्य ही मिलता है। और ये ग्रह जिन भावों के स्वामी होते हैं जन्मांक में, उन भावों का भी श्रेष्ठ फल आपको देखने में मिलता है। तो गुरु अगर जैसे वर्गोत्तमी है तो ज्ञान का साथ मिलता है ऐसे लोगों को, बुद्धिमान होते हैं ऐसे लोग, बुद्धिमत्ता होती है इनके अंदर, तो इसको अच्छा माना जाएगा। और अष्टम भाव में गुरु, शुक्र और केतु है इन्होंने बताया है, तो अष्टम भाव में गुरु, शुक्र और केतु का होना आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, बट अष्टम भाव में गुरु कहीं ना कहीं पेट से संबंधित परेशानियां देंगे। अष्टम के शुक्र आपको डायबिटीज की शिकायत भी दे सकते हैं, तो इसका आपको आपकी जन्म कुंडली पर विचार करना चाहिए और इसके संबंध में आपको उपाय कर लेने चाहिए। गुरु और केतु की युति अष्टम भाव में हो तो आध्यात्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से, साधना के दृष्टिकोण से, ज्योतिष इत्यादि में रुचि की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए या ज्योतिषी बनने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छा माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये देवी प्रसाद जी का है। इन्होंने लिखा है कि आचार्य जी, लाल चंदन का आपने जो उपाय बताया है
चंदन को घिसकर कपड़े को रंगने का। क्या लाल रोली पूजन में जो लगती है उससे सफेद बनियान जो पहनते हैं रंग कर पहन सकते हैं। 7 रविवार उपाय के तौर पर सूर्य को मजबूत बनाने के लिए। मुझे लगता है कि जो फ्री कुंडली एनालिसिस का प्रोग्राम आता है उसमें शायद मैंने ये उपाय बताया था। तो आपका प्रश्न है कि लाल चंदन की जगह रोली का इस्तेमाल। नहीं, इस उपाय में केवल और केवल लाल चंदन का ही इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो रोली होती है वो तो हल्दी से बनाई जाती है ना, लेकिन जो लाल चंदन है वो आपको नेचुरली प्राप्त है, और उसको घिस करके लाल चंदन को, वो भी पाउडर वाला लाल चंदन भी आपको नहीं लेना है, वो लकड़ी वाला लाल चंदन लेना है, उसको घिस करके इतना लिक्विड आपको बनाना है, इतना चंदन बनाना है कि वो सफेद रंग के कपड़े को आप उसमें रंग सकें, उसके बाद में उसको धारण करना। रोली से उपाय नहीं करना है, ये लाल चंदन से ही करना होगा, रोली से करने से इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये आसान उपाय नहीं है ना, तभी तो इसका रिजल्ट जल्दी मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है ये बीना शर्मा जी का, इन्होंने पूछा है कि कुंडली मिलान करते समय गुण मिलान के अलावा और क्या देखना चाहिए। देखिए, कुंडली का जब आप मिलान करते हैं तो सबसे पहले तो जब आप एक वर की कुंडली बनाएंगे और वधु की कुंडली बनाएंगे, सबसे पहला जो प्रायोरिटी होती है वो आपको अष्टकूट मिलान ही कर लेना चाहिए। क्यों करना चाहिए? आजकल मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं उनका ये कहना होता है कि कुंडली का मिलान, अगर गुण मिलान ठीक है, उसके बाद भी विवाह विच्छेद होता है। देखिए, उसके पीछे अलग रीजंस हो सकते हैं, बट अष्टकूट मिलान आपको इसलिए देख लेना चाहिए क्योंकि आप, एक ज्योतिषी का समय बहुत कीमती होता है, हर व्यक्ति का समय कीमती है, तो उसी तरह से ज्योतिषी का समय भी बहुत कीमती होता है। यदि आपने दोनों ही कुंडलियों को बनाया और आपने सबसे पहले अष्टकूट मिलान नहीं किया, बाकी पॉइंट्स पर लगे हुए हैं, फिर आपने अष्टकूट मिलान किया तो वहां जाके पता चला कि नाड़ी दोष है, तो अब कितने भी पॉइंट्स मिल रहे हैं नाड़ी दोष में, तो आप विवाह की अनुमति नहीं देंगे। मैं तो नॉर्मली नहीं देता हूँ, कई लोग करा देते हैं नाड़ी दोष में विवाह, बट जिनका विवाह नाड़ी दोष में होता है वो प्रमाण है कि क्या परेशानियां उनको देखने में आती हैं। तो सबसे पहले अष्टकूट मिलान आपको कर लेना चाहिए, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि नाड़ी दोष तो नहीं है। यदि नाड़ी दोष आता है तो उस विवाह की हामी नहीं भरनी चाहिए, फिर आगे किसी भी पॉइंट के डिस्कशन का कोई महत्व नहीं बचता है, अगर शुरू में ही आपको नाड़ी दोष के विषय में पता चल गया तो। और मैंने पहले भी बताया है कि नाड़ी दोष के परिहार इत्यादि पर भी नहीं जाना चाहिए, हालांकि वो अलग टॉपिक हो जाएगा। फिर भी सबसे पहले अष्टकूट मिलान आपको करना ही करना है। आप कुंडली खोलिए और अष्टकूट मिलान करके देख लीजिए, अगर नाड़ी दोष है तो वहां पर बात आगे वहीं पर खत्म हो जाती है। फिर गुण मिलान आपने देख लिया, गुण मिलान के बाद में आपको क्या देखना है? गुण मिलान के बाद में आपको देखना है कि लड़का या लड़की, इन दोनों में से कोई एक व्यक्ति मांगलिक तो नहीं है। अगर दोनों ही मांगलिक है तब तो ये विवाह में आप आगे बढ़ सकते हो। मांगलिक आपको लग्न से देखना है, चंद्रमा से देखना है, ज्यादा देखना चाहें तो आप शुक्र से भी देख सकते हैं। दशकूट पद्धति से भी मिलान किया जाता है। और इसके बाद में आपको देख लेना है ग्रह मैत्री, तो आपने गुण मिलान में ही देख ली होगी कि ग्रह मैत्री कैसी है। ग्रह मैत्री खराब होगा तो आज के समय में विवाह के लिए आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो आफ्टर मैरिज बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं। बट लग्न की भी मैत्री को देख लेना जरूरी होता है। जैसे यदि मान लेते हैं कि जो मेल है वो मेष लग्न का है, बट जो फीमेल है वो मकर लग्न की है, तो ये दोनों के लग्न के जो स्वामी हैं वो एक दूसरे के शत्रु हैं। सिंह लग्न हो गया, कुंभ लग्न हो गया, ये आपस में शत्रु हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मतभेद और मनभेद की स्थिति विवाह के उपरांत बनती है। तो लग्नों की मित्रता को भी मिला लेना चाहिए। उसके बाद में जब आप कंपैटिबिलिटी करते हो और गूढ़ रूप से आपको यदि किसी विषय पर जानना होता है तो आप क्या करें कि यहाँ जो मेरे पास सॉफ्टवेयर, इसमें तो एक ऑप्शन आता है कि कंपैटिबिलिटी कंपोजिट करके, उसमें आप प्रॉपरली आपको दोनों ही के ग्रह दिख जाते हैं। आपको क्या करना है कि मेल के चार्ट को बनाइए, D1 कुंडली को, नीचे D9 कुंडली को, और उसमें जिस लग्न की वो है उस कुंडली में उस फीमेल के ग्रहों को भर दीजिए। वो उसकी कुंडली तो रहेगी ही, उस मेल की कुंडली तो रहेगी ही, फीमेल के ग्रहों को भी उसमें रख दीजिए। और सेम यही प्रोसीजर फीमेल के चार्ट में करना है कि उसमें मेल की कुंडली में जिन राशि में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उनको वहां पर बैठा देना है। अब आपको देखने में पता चलेगा कि इन दो व्यक्तियों के मिलने से किन राजयोगों का और किन दुर्योगों का निर्माण हो रहा है। तो जो राजयोग हैं तो वो उन दोनों के जुड़ने से जागृत हो जाएंगे, और जो दुर्योग हैं वो उन दोनों के जुड़ने से जागृत होंगे, तो उनसे नुकसान होगा और राजयोगों के जुड़ने से फायदा देखने में मिलेगा। तो ये एक बहुत ही जटिल विषय है, लगभग 10 से 15 मिनट एक जन्म कुंडली का मिलान करने में लग जाता है। तो बहुत से पॉइंट्स होते हैं, ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं इनको, इसके बाद में और भी पॉइंट्स को देखना होता है, तो वो छोटे छोटे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, वो जब आप कुंडली देखते हो तो वो आपके दिमाग में आते हैं, उस हिसाब से आप इनका मिलान कर लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतने ही प्रश्नों को दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 95 के लिए सिलेक्ट किया गया था, और इतने ही प्रश्नों के जवाब को लेकर के आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों के प्रश्नों के जवाब मैंने इस कार्यक्रम के माध्यम से दिए वो सभी लोग संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ
में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। यदि आप भी अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।